आज मैं आप लोग को इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इस जो इंडियन इकोनॉमी का सीरीज रहेगा वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैं आप लोगों को सब थ्योरी भी बताते जाऊँगा। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई बहस किए हुए। लेट्स स्टार्ट। इंडियन इंडिया एम टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय, इसका आंसर होगा बी। 2024 को एम बनाया गया है कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, फ्यूचर फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, ज़्यादातर इकोनॉमी होता है कैपिटलिस्ट होता है, फिर सोशलिस्ट होता है, और यही सब दोनों, और एक ठो मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरह का इकोनॉमी होता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फ्यूचर होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फ्यूचर देखिए, इसका आंसर है डी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट पर्सनल ऑनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। जितना एक स्टेट में, मतलब मान लीजिए इंडिया एक स्टेट है, उसके अंदर में जो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, सब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो निजी कंपनियों के हाथ में है, कि एक मैन के हाथ में, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में। इस तरह का इकोनॉमी जब होता है तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमको क्या सही करना है क्या गलत करना है। वो टोटल फोकस अपना प्रोडक्शन में करता है, और वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। लेकिन वही सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें जो मेन रहता है वो गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा फैक्ट्री रहता है वो, और वो कुछ भी प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जैसे वो कोई भी फैक्ट्री अगर खुला हुआ है, स्टील का है, आयरन का है, ये सब फैक्ट्री गवर्नमेंट अपने ही खोलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट में होगा प्राइवेट, और इसका ऑनरशिप रहेगा एक निजी, मतलब मनुष्य। फंडामेंटल फ्यूचर, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए अब। फंडामेंटल फ्यूचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए प्राइवेट पर्सनल ownership of mean of production. Capitalist economy is also characterized by presence of free market and lack of participation by government in regulation of business. यहाँ कह रहा है एक्सप्लेनेशन में बहुत कम ही पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नमेंट को, जैसा कि आपको हम लोग पहले ही बता चुका हूँ। अब तीसरा का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन सा करेक्टर, इस 4 ऑप्शन है, इसमें बताया गया कौन सा करेक्टर इंडियन इकोनॉमी का नहीं है। जैसे हो गया लो एफिशिएंसी ऑफ मनी, ये इंडियन इकोनॉमी का करेक्टर है। फिर लो पर कैपिटा इनकम, ये भी इंडिया जैसे देख लीजिए अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसमें बहुत सारा सुधार होते जा रहा है। यह डेवलपिंग से डेवलप में भी जाने के प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये अपना बहुत सारा तरकीब को लगाया जा रहा है। ये बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम को लेके आ रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने से देश में बहुत सारा फायदा होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया रहे तो देश में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इजली से एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचते जाता है। इजली से वो अपना सब कुछ विस्तार करते जाता है।
देखिए, लो पर कैपिटा इनकम ये भी इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर है। लो रेट ऑफ कैपिटल, ये आंकड़े आपको देखकर ज़्यादा हैरान करने वाले नहीं है। ये बहुत ही सुधरने सुधरने वाला आंकड़ा बहुत ही कम समय में आएगा। जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, वो अपना डेवलप बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। ऐसे डेवलप बनने में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, इससे हम लोग को ज़्यादा इसमें, इसलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एमंग द गिवन ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन economy, high dependence on primary sector, low per capita income, huge population, unemployment, poverty, unequal distribution of wealth, lack of infrastructure। ये सब हम इंडियन इकोनॉमी का मेन फैक्टर है। ये सब बहुत ही कम मतलब कम जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए ये सब कम फैक्टर है जो हम लोग जो देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। जब ये देश आज़ाद हुआ था तब ऐसा नहीं है कि देश आज़ाद होने के बाद ये ज़्यादातर ये विदेश से व्यापार नहीं करना चाहते थे। ये क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट बन गया था। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सोचते थे कि हम लोग को तो ब्रिटिशर ने आकर पूरा ही हमारा इकोनॉमी का कमर ही तोड़ दिया है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जब जिस तरह से हम लोग तेज़ी से विकास करते गए 1970 तक 80 तक पूरा हमारा जितना तिजोरी खाली हो चुका था, बाहर से कुछ सामान मंगा नहीं पाते थे, डॉलर बहुत घट गया था। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन, प्रोवाइडेशन और ग्लोबलाइजेशन का थ्योरी लाया, तब से बहुत सारे विकास होने लगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। अब नेक्स्ट की ओर आते हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा कि मेन करेक्टर क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन हो रहा है, फिर पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, पॉवर्टी भी देखा जाता है, अनइक्वल मतलब वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वेल्थ बहुत कम लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा 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 मुट्ठी भर हाथ, बहुत सारा इकोनॉमी को कब्जा किए हुए है, बहुत सारा पैसा को अपने और रखे हुए हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब इंडिया का वेल्थ बहुत मुट्ठी भर लोगों में सीमित है, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा टेक्निक अप्लाई करते हुए वो अपना प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं और तेज़ी से उस वेल्थ को गरीबों में बांट रहे हैं। बहुत सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बन रहा है। इस सब से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है इंडिया को। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इसका डी आंसर होगा। अब एक्सप्लेनेशन की ओर जाते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम लोग देखें, एग्रीकल्चर पर ही हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट रहता है। बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट होता है वो एग्रीकल्चर के ही थ्रू होता है। हमारा देश में बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयमेंट होते, 50% तक एम्प्लॉयमेंट हम लोग एग्रीकल्चर से ही पाते। फिर लो पर कैपिटा इनकम भी है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है,
बहुत सारा रोजगार नहीं मिलता है, ये सब। ये आंकड़ा अभी ताज़ा के लिए हम लोग हम लोग आगे बहुत निकल चुके हैं ऐसे भी। ये देखिए क्वेश्चन 2004 ही का है, इसलिए इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। द इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली कंसिडर्ड टू बी agro-based economy. However, only 14.2% India grow GDP contribute by farming. फार्मिंग से ही देखिए, आप लोग देख सकते हैं आंकड़ा को। ओनली 14% GDP इज 14% जो आता है GDP फार्मिंग से ही आता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से ही आता है। वाइल 53% इंडिया टोटल पॉपुलेशन नेशन रही हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब हुआ मछली पालना, मुर्गा पालना, और फिर बहुत सारा गाय को पालना, बकरी को पालना। इसी तरह ये सब इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है इसका, फार्मिंग का वो है 14%। फिर द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड लेस देन दैट ऑफ अदर डेवलपिंग नेशन। इट इंडिकेट बाय असम असेसमेंट ऑफ CSO पर कैपिटा इनकम। अब देखिए 4-5 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आइडेंटिफाइड द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड ऑफ द बाय द गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म को आइडेंटिफाई गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? ऑयल सेक्टर रिफॉर्म को। Among the given option, oil sector reform is not a part of second generation reform identified by government in period between 1996 to 2007. The second generation of economic reform in country gave a special stress to physical reform and financial reform, structural reform, लेबर रिफॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। Acceleration in national infrastructure pipeline by government has been stated for period 2020 to 2030. The purpose of NIP is to provide equal infrastructure facility to all. इसका ऑप्शन होगा डी, आंसर होगा डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। शुरू वाला गलत है। द पर्पस ऑफ NIP इज प्रोवाइड इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू ऑल, ये सही हो। बट National infrastructure pipeline by government has been stated for period 2020 to 2025. The purpose of NIP is facilitate a forward outlook of infrastructure project which will create job, improve living, provide equitable access of infrastructure to all. It also include economic and social infrastructure. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नेशनल NIP जब ये
पाइपलाइन का जब प्रोजेक्ट बनेगा, इससे बहुत सारा लोगों को जॉब मिलेगा। इससे जब जॉब मिलेगा तब लोगों के हाथ में पैसा आएंगे, पैसा ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करने के बाद ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरह से क्रिएट होगा और ज़्यादा लोगों के पास पैसा भी आएंगे, जो लिविंग स्टैंडर्ड भी इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड पर्सन बोथ। इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड पर्सन बोथ। India model of development ensure interest of state both. India has followed a distinct route of development from other emerging economies such as South China, Malaysia, Brazil, and Mexico. While these countries center are manufacturing and export. इंडिया जो अपना डेवलपमेंट मॉडल को डेवलपमेंट मॉडल को जो दिखाया गया है, वो एक तरह से कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। स्टेट का भी रोल रहेगा इकोनॉमी को डेवलप करने में, और पर्सन का भी रोल रहेगा डेवलप करने में। यही इसलिए बोल रहा है, ये इसका आंसर सी होगा। इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना ज़्यादा स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है लोग, यहाँ के लोग ना ज़्यादा पर्सन के ऊपर, ये मिक्स्ड है। ना ही ज़्यादा स्टेट के ऊपर पावर है, सब चीज़ स्टेट के हाथ में ना है, ना कि सारा चीज़ पर्सन के हाथ में, ये मिक्स्ड है। स्टेट मतलब जैसे हो गया इंडस्ट्री को अपने हाथ में ले लिया, कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारा लिफाफा मांग लेगा, ऐसा करेगा। स्टेट चाहे तो अगर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइल मांगेगा, ज़्यादा टैक्स लेगा उससे। इसलिए इस तरह का फैसिलिटी को हटाया गया है। हमारा मॉडल मिक्स को अपनाया गया है, क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सके, इकोनॉमी ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सामान को अवेलेबल किया जा सके। इस अवेलेबल से लोगों को कम रेट में सामान मिलेगा, इससे जो सामान रहेगा उसका कंपटीशन भी बढ़ेगा। Which of the following feature indicate that Indian economy is a developing category? इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 डी। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं। Which of the following feature indicate that Indian economy is a developing economy? कौन सा फ्यूचर है जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर ले जाता है? ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसी पर बहुत सारा लोग डिपेंडेंट है। 50% आप लोग देख सके होंगे कि 50% लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहता है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा है। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी पुअर क्वालिटी का है। द फ्यूचर विच इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज इन ए डेवलपिंग कंट्री इंक्लूड प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चर बेस्ड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तो डेवलप धीरे धीरे कर रहा है, बहुत सारा सुधार हुआ है। किताब में इस तरह लिखा हुआ, ये हमारे हिसाब से आधा सही आधा गलत लग रहा है। काहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अभी बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाया जा रहा है।
बहुत सारा रोड बन रहा है, बहुत सारा नाली बगल बगल में बनाया जा रहा है, गांव गांव तक बिजली पहुंचाया जा रहा है, गांव गांव तक रोड को बनाया जा रहा है, कच्ची सड़क पक्की सड़क पूरा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है जो रीढ़ माना जाता है पूरा इकोनॉमी को डेवलप करने में। इसी के थ्रू तो सब चीज़ चलता है। अगर आप ज़्यादा फसल उगा लिए तो उसके लिए आपको रोड चाहिए होगा ताकि माल को हम अच्छे जगह पर अच्छे गोदाम तक पहुंचा सके, ज़्यादा देर स्टोर रख सके। लो पर कैपिटा इनकम, ओवर पॉपुलेशन, हाँ ये आंकड़ा हमको बहुत ही इंडिया जो पॉपुलेशन में बहुत आगे आ रहा है, इसका ये कारण है जो लोग एजुकेटेड नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, नौकरियां सीमित होते जा रही है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई पर कैपिटा इनकम, टेक ऑफ प्रोटीन इज नॉट future important future that indicate Indian economy is a developing country. It will be true to classify India as a labor surplus economy. It will be true to classify India a labor surplus economy because India there is unemployment along with underemployment, which means qualified skill level manforce willing to work available, but there are not enough employment opportunity. फूड डेफिसिट इकोनॉमी, पर इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारा पॉपुलेशन है, स्किल लेबर है, बट इसको अच्छा से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इज प्रीडोमिनेंट इन ऑल रूरल सेटलमेंट? Which one of the following type of economic activity is predominant in rural settlements? जैसे कि 3 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्राइमरी हो गया, ये ज़्यादातर होगा नेचर से जुड़ा हुआ रहता है, और उस नेचर को जब सेकेंडरी में लाके बनाते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है। उसमें बहुत सारा इंडस्ट्री आएगा, फैक्ट्री आएगा, बहुत सारा। जैसे हम लोग प्राइमरी में आ गया गेहूँ। अब गेहूँ को हम लोग जब चक्की में डाल के आटा बना देंगे तो वो सेकेंडरी में आएगा। और हो गया टेरेटरी में ये सब सर्विस सेक्टर को देखा जाता है। जैसे टेरेटरी किसी को, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कहीं जॉब कर रहे हैं वो हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब टेरेटरी में आता है। यही पूछ रहा है जो रूरल सेटलमेंट में कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंडेंट रहता है, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ते हैं। एमंग द गिवन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी प्रीडोमिनेंट इन ऑल रूरल सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी where their direct dependence on the environment through use of earth resources such as mineral, water, land, vegetation, building materials known as primary activity. Primary activity predominates in rural settlement, economic activity which there are direct dependence on environment। जैसा कि हमने बताया कि ये नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मिनरल हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, फिर कोई किसी चीज़ वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया,
ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। वही इसी को जब हम मैन्युफैक्चर करके दूसरा चीज़, जैसे हम लोग वेजिटेबल को और फिर आटा, ये सब को, एक आपको तो एग्जांपल बता ही दिए, आटा से जो गेहूँ बनता है वो, नहीं, गेहूँ से जो आटा बनता है वो सेकेंडरी में आता है। Which sector of Indian economy has significant developing during the last decade? कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो ज़्यादा फास्ट से ग्रो हो रहा है? वो है सर्विस सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। सी आंसर। टेरिटरी सेक्टर क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख। टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग last decade. The territory sector cover wide range of activity from commerce to administration, transport, financial, real estate activities, business, personal service, education, health, social work। देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसी से भी बनता है, इसलिए बहुत तेज़ी से टेरिटरी सेक्टर का विकास हो रहा है। जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं चावल, ये सब, धान, ये सब का उपज होता है, तो इसमें ज़्यादा लैंड का ज़रूरत होता है और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हो पाता है। ज़्यादा उत्पादन होता है लेकिन सभी के पास ज़्यादा लैंड नहीं होता है। बहुत सारा लैंड जो है वो कम ही लोगों के पास उपलब्ध है।